हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी है एक प्रोफेशनल बनने की पढ़ाई। सीए इंटरमीडिएट सीए फाइनल में आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है इन ऑडिटिंग वाला सब्जेक्ट, लेकिन एक प्रोफेशनल होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल के सिलेबस में आपको बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेबल है, लेकिन पार्शली एप्लीकेबल है। कोई भी एक स्टैंडर्ड आपको कंप्लीटली एंटायरिटी में एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है। कुछ पोर्शन आपको सीए इंटरमीडिएट में एप्लीकेबल है, कुछ पोर्शन आपको सीए फाइनल में एप्लीकेबल है, लेकिन आपको ज़रूरत होगी एज अ प्रोफेशनल एक ऐसे वीडियो डेटाबेस की जहां पर आपको कंप्लीट सेट ऑफ एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का रेडीमेड वीडियो डेटाबेस मिले, और वही चीज़ हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों। हम लोगों ने शुरू की है डेली एसए सीरीज, यानी जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है उन सबको हम एक एक पैराग्राफ करके कंप्लीटली एक्सप्लेन मैं आपको यहाँ पे करने वाला हूँ, ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट में क्लैरिटी आ जाए। तो हमने सबसे पहले शुरू किया है दोस्तों इनिशियल डॉक्यूमेंट, जिसे कहा जाता है प्रीफेस। प्रीफेस यानी एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट होता है। अब इस इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट में इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 5। ये हमारा पूरा का पूरा फोकस होने वाला है मित्रों। तो आ जाओ, पैराग्राफ नंबर 5 को हम पढ़ते हैं और हमारा जो प्रोफेशनल नॉलेज गेन करने का जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में बात करता है। अब हमें ये पता चल गया है कि 4 प्रकार के एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, एसए, एसआरई, एसएई एंड एसआरएस। उसमें से एसए मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ये वाला जो पैराग्राफ नंबर 5 है ये स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में ही बात करेगा, अदर 3 स्टैंडर्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रेफर टू इन पैराग्राफ 3A अबाउ। चलो पैराग्राफ 3A को हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देखो 4 प्रकार के स्टैंडर्ड्स आपको इशू किए गए हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। पैराग्राफ नंबर 3A मतलब हम केवल और केवल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कहता है पैराग्राफ नंबर 5? द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एस एज referred to in paragraph 3A above are formulated in the context of an audit of financial statements by an independent auditor। तो स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग केवल और केवल बनाए गए हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, बाकी किसी चीज़ के लिए वो डायरेक्टली वैसे बनाए नहीं गए। उनका बनाने का पर्पज़ ही क्या था भाई साहब? हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट है उसमें हमारे प्रोफेशनल्स को आसानी हो, इसलिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की रचना की है। अब आगे देखो, they are to be adapted as necessary in the circumstances when applied to audits of other historical financial information. The authority of the essays is set out in essay 200। यानी जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उनकी अथॉरिटी वो कहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, किस तरीके से आपको काम करना है, ये सारी की सारी बेसिक बातें जो है वो ऐसे 200 में आपके कवर की गई है। अब देखो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इनका क्या कहना है कि प्राइमरीली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग केवल और केवल ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर एज अ प्रोफेशनल आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किसी और सर्विसेज में, किसी और फील्ड में, यानी किसी और फाइनेंशियल डेटा वाले काम में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को एप्रोप्रिएटली अडॉप्ट करना पड़ेगा उस सर्कमस्टांस के हिसाब से। They are to be adapted as necessary in the circumstances when applied to audits of अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के अलावा भी कोई हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर है, वहां पर आप अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को अप्लाई करते हो तो आपको सिनेरियो के हिसाब से उसको एडजस्ट करना है, अडॉप्ट करना है। ठीक है, ये आपको पैराग्राफ नंबर 5 बताता है। ऐसे 200 का हेडिंग क्या है दोस्तों, यानी टाइटल क्या है वो आपको फुटनोट में मिलता है। ऐसे 200 overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing। अब ये पैराग्राफ नंबर 5 का हमारा इनिशियल रीडिंग होता है कंप्लीट। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे एक्सप्लेनर नोट्स में। यहाँ पर जब आप ये पैराग्राफ को डिकोड करोगे, इस पैराग्राफ को जब आप कंप्लीटली डिकोड करोगे तो आपको कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे मिले? टोटल 7 प्रकार के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स मुझे मिले विथ रिस्पेक्ट टू पैराग्राफ नंबर 5। कौन से डेटा पॉइंट्स है वो? सबसे पहले तो हम टेबल ऑफ कंपैरिजन देखेंगे कि भाई साहब सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी बातें इंक्लूड होती है एंड अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में किस प्रकार का डेटा होता है। ठीक है, फिर उससे हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमें क्या पता चला? डेफिनेशन एंड रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पॉइंट नंबर 3 प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहाँ पर अप्लाई होते हैं, उसका प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट क्या है। पॉइंट नंबर 4 एडेप्टेबिलिटी टू अदर एंगेजमेंट। जब भी आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्लाई करोगे तो आपको सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, एडाप्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 पर्पस ऑफ एडाप्टेशन। पॉइंट नंबर 6 हमें दिखा अथॉरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड पॉइंट नंबर 7 हमें मिलता है लीगल एंड प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। तो पैराग्राफ नंबर 5 को जब हम इनिशियल रीड करके डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो ये माइंड मैप आपको मिलता है 7 पॉइंटर वाला, और 8वें पॉइंट में हम पूरे डिस्कशन की समरी पढ़ेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, जो है हमारा टेबल ऑफ कंपैरिजन, जहां पर हम कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी बातें इंक्लूड किए जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, वर्सेस अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कौन से रिपोर्ट्स, कौन सा डेटा इंक्लूड किया जाता है, उसको पढ़ेंगे। तो हमारे पास 2 बेसिक कॉलम है। पहला कॉलम कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा कॉलम में हमें पता चलेगा अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कॉलम नंबर 1 कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 1 2 3 4 5 ये 5 बातें जनरली इंक्लूड की जाती है। कौन सी? बैलेंस शीट, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। पॉइंट नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इनकम स्टेटमेंट आपका होता है। पॉइंट नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो भी एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को या कुछ सर्टन कंपनीज को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जोड़ना पड़ता है, तो अगर एप्लीकेबल है तो ये भी आपको कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका आता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में कौन सी बातें इंक्लूड की जाती है? समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन आइटम्स इन फाइनेंशियल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रकार की चीजें कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड की जाती है। अब दूसरा कॉलम देखो, अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें जनरली ये अब यहाँ पर ये केवल 9 चीजें इंक्लूड होती है ऐसा नहीं है, दीज आर एग्जाम्पल्स, लेकिन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ये आपके एग्जाम्पल लिस्ट है, इसमें और चीजें ऐड हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या बातें ऐड होने वाली है? पहला, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एग्जाम्पल ओनली बैलेंस शीट और ओनली इनकम स्टेटमेंट। अब कंप्लीट सेट, यानी जब भी हम ऑडिट करेंगे तो इस पूरे डेटा का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करके फिर हमारा ओपिनियन जनरेट करेंगे। लेकिन जब हम अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस कंप्लीट सेट में से केवल बैलेंस शीट का बारे में हम काम कर सकते हैं, या फिर हम केवल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का चेकिंग करके हमारा ओपिनियन या एश्योरेंस या जो भी चीज़ क्लाइंट को चाहिए उस तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो आइदर इंडिविजुअल स्टेटमेंट भी हो सकता है या फिर कलेक्टिवली भी काम हो सकता है। दूसरा पॉइंट, केवल आप ट्रायल बैलेंस को चेक करना, वो भी सर्विस अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आ सकती है। सेगमेंट रिपोर्ट्स भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, एग्जांपल डिवीजन वाइज और प्रोडक्ट वाइज डेटा। नंबर 4 अकाउंट रिसीवेबल्स और पेएबल्स रिपोर्ट्स इसमें इंक्लूड की जाती है अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। स्पेसिफिक शेड्यूल्स, एग्जांपल फिक्स्ड एसेट शेड्यूल, लोन शेड्यूल, डेप्रिसिएशन शेड्यूल। नंबर 6 सेल्स और परचेस रजिस्टर्स हो सकते हैं। नंबर 7 कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, एग्जांपल ईयर वाइज प्रॉफिट समरी, पास्ट एक्सपेंस ट्रेंड्स एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 8 बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन पास्ट पीरियड्स ओनली। नंबर 9 इंटरनल और कस्टम रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट और थर्ड पार्टीज, एग्जांपल बैंक रिपोर्ट्स, फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन पास्ट ट्रांजैक्शन। तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ये बातें, और अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ये आपके कुछ सर्टन एग्जांपल्स। तो मित्रों, जब आप स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ाई करोगे तो ये क्लियर कट बाइफर्केशन हमेशा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बताता है हमें? जो हमने डिकोड किया है वो हमें क्या सिखाता है?
Definition and reference. Standards on auditing are the auditing guidelines referred to in paragraph 3A of the preface. यानी पैराग्राफ नंबर 3A में बताया गया कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं वो ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल में एप्लीकेबल होते हैं। तो बेसिकली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या है? वो ऑडिटिंग गाइडलाइंस है, ऑडिटर को गाइड करते हैं कि किस तरीके से अपना ऑडिट आपको कंडक्ट करना है। हमेशा एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मैंडेटरीली फॉलो करने होते हैं अगर वो ऑडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है तो। पॉइंट नंबर 2, दे आर पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड आर इशूड बाय द AASB अंडर द अथॉरिटी ऑफ द ICAI। बेसिक बात। देन पॉइंट नंबर 3 हमें क्या पता चलता है? प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब क्या हो गया इसका? SAs आर फॉर्म्यूलेटेड स्पेसिफिकली फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जिन लोगों ने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का ड्राफ्टिंग किया है, उनको लिखा है, उनके दिमाग में सबसे मेन फोकस क्या था? प्राइमरी फोकस कहाँ पे था? तो प्राइमरी फोकस था ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो गाइडलाइंस, जो चेकलिस्ट, जो प्रोसीजर्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो कंप्लीट फोकस जिन लोगों ने भी बनाया उनका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चेकिंग का फोकस था। और उस बात को ध्यान में रख के उन्होंने स्टैंडर्ड्स, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को बनाया है। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पे अप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है? केयरफुली अपने सिनेरियो के हिसाब से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को अडॉप्ट करना है और उसके बाद में आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्राइमरी फोकस क्या होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना और उसके बारे में ओपिनियन जनरेट करना। They are intended to be used by an independent auditor while performing an audit of complete set of financial statements। ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 हमें क्या पता चलता है यहां से? Adaptability to other engagements। Though designed for financial statement audits, standards on auditing can also be applied to audit of other historical financial information, example segment reports, balance sheets of subsidiaries, etc. इन सच केसेस अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्लाई ना करते हुए अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हो, तब आपको क्या करना है? इन सच केसेस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग शुड बी एडाप्टेड एप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन द नेचर एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके की सर्विस हम प्रोवाइड करने वाले हैं और वहां पर कौन से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे सर्विस की क्वालिटी एनहांस हो सके, प्रोफेशनली हम सर्विस प्रोवाइड कर सके, हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है दोस्तों। देन पॉइंट नंबर 5 हमें क्या पता चलता है? पर्पस ऑफ एडॉप्टेशन। अब यहां पर प्राइमरी फोकस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के ऊपर था, फिर हमने अगर अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अप्लाई किया तो उसे एडॉप्ट करना पड़ेगा। अब ये एडॉप्ट करने का पर्पस क्या है? वो पर्पस देखो। द नीड फॉर एडॉप्टेशन अराइजेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट करना। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव अलग होता है और ऑडिट ऑफ अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो अलग होगा। The need for adaptation arises due to differences in reporting objectives, scope of engagement or presentation format of other types of historical financial information. However, the underlying audit principles and procedures remain relevant. जो framework है, जो audit करने की procedure है, वो तो same रहेगी, लेकिन जब एक ऑडिटर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है तो वो क्या करता है? ऑडिट एविडेंस गैदर करता है, ऑडिट एविडेंस के बेसिस के ऊपर वो अपना ओपिनियन जनरेट करता है जिसे हम रीजनेबल एश्योरेंस कहते हैं। लेकिन अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में या तो रीजनेबल एश्योरेंस हो सकता है या लिमिटेड एश्योरेंस हो सकता है, किसी भी प्रकार का एश्योरेंस वहां पर हो सकता है। इसीलिए आपको ये पर्पस ऑफ एडाप्टेशन समझना जरूरी है। अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को एडॉप्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जिन लोगों ने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को बनाया है उनके दिमाग में एक ही फोकस था कि भाई साहब ये जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में हमें काम करना है, इसको ध्यान में रखते हुए फिर हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को बनाया है। लेकिन जब आप इस इंफॉर्मेशन को छोड़कर इन इंफॉर्मेशन के ऊपर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई करोगे तो एज इट इज वो अप्लाई नहीं होगा। आपको सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा, उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। देन अथॉरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। पॉइंट नंबर 6,
The binding authority and applicability of essays are established and elaborated in essay 200. यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की स्कोप क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, किस तरीके से काम करना है, ये सारी बातें आपको essay 200 में दी गई है और इसीलिए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 जो है वो बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ कंटेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। स्पेसिफिकली essay 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आउटलाइंस। ऐसे 200 मुख्य तरीके से मेनली 3 बातों को हाईलाइट करता है। कौन सी 3 बातें हैं वो? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, यानी एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कट ऐसे 200 बताता है। देन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड, ऑडिट की प्रोसेस जब आपको फॉलो करनी है तो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने हैं वो बताता है। देन द फ्रेमवर्क विद इन विच स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर टू बी अप्लाइड, ऑडिट करते समय स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन से सीक्वेंस में आपको अप्लाई करना है, ये सारी बातें आपको कंप्लीट फ्रेमवर्क ऐसे 200 बताता है। तो ये 3 बातें आपको ऐसे 200 हाईलाइट करके एकदम डिटेल में बताता है। देन पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? लीगल एंड प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस, सिंस दे आर इशूड अंडर ICAI's authority, compliance with standards on auditing is mandatory for practicing chartered accountants conducting audits governed by the ICAI। तो जो भी व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस में है उसको तो भाई मैंडेटरीली सारे के सारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ेंगे। अब सारे मुद्दों की समरी। Standards on auditing are developed for audits of financial statements by independent auditors, but standards on auditing can be adapted for other audits of historical financial information. Their authoritative framework and objectives are set out in essay 200, which guides auditors in applying essays consistently and effectively. तो भाई साहब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हमें क्या मदद करते हैं? ऑडिटर को कंसिस्टेंसी एंड इफेक्टिवनेस को हासिल करने में, एस्टैब्लिश करने में हमें सारे के सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मदद करते हैं। तो ये कंप्लीट डिस्कशन दोस्तों हमारा पैराग्राफ नंबर 5 का समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये सारा का सारा डिस्कशन जो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने एकदम सिंपल तरीके से नोट्स को ऑर्गेनाइज किया है और मैं जो आपको बताता हूँ वो एकदम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो जाने से पहले एज यूजुअल अगर ये वीडियोस आपको वैल्यू क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, आपका ऑडिट का नॉलेज एनहांस करते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। देखिए पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए मैं अब ये स्टूडेंट को बता रहा हूँ, प्रोफेशनल्स को तो खुद का एक्सपीरियंस होता है, उसमें उनको मैं ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ। हमें क्या लगता है कि हम भाई साहब जब इंडस्ट्री में जाएंगे तब लोग हमारे लिए तैयार बैठे कि आओ भाई साहब आपको जॉब देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, उन्हें कम से कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट। अब आपको क्या चाहिए होता है कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, मेरे फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट हो जाए, मेरी लाइफ सही रहे। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो ये दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। कंपनी को कम से कम सैलरी, ज़्यादा से ज़्यादा काम, एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा काम एंड ठीक ठाक, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी एंड ठीक ठाक काम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी हेडेक नहीं चाहिए दिमाग। ये दो पर्सपेक्टिव्स है। अब ये दो लोग जब इंटरव्यू के टेबल पर बैठते हैं, जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, तब लोग ये एनालिसिस करते हैं, जो जॉब देने वाले लोग हैं, कि भाई साहब ये सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं है। अगर इसके पास टैलेंट है, टैलेंटेड मीन्स व्हाट, स्किल, एक्सपीरियंस एंड पेशेंस, यानी ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो इंटरव्यू के दौरान एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा अपना नेचर जो है थोड़ा हम्बल रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एरोगेंस, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड लेके जॉब के टेबल में मत जाना। हाँ, हम्बल का मतलब ये भी नहीं है कि आप टोटल सरेंडर हो जाओगे, जो कंपनी बोल देगी भाई साहब आप वो कर रहे हो, ऐसा नहीं। बैलेंस्ड, न्यूट्रल होके आपको जाना है। जितना आपके पास है वही चीज़ें डिस्कस करो, जो आपको नहीं आता है वो आप कह देना इंटरव्यू में कि भाई साहब मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, दिस इज़ माई स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे मुझे बढ़िया नॉलेज है, आप इसमें सवाल पूछो, ये चीज़ें मुझे नहीं आती है। अगर कंपनी को ज़रूरत है तो मैं वो चीज़ें सीख लूँगा, लेकिन आप अभी इस समय में मेरे पास वो टैलेंट या वो नॉलेज बेस या वो स्किल सेट नहीं है। ये बेसिक बात है। आपको अपना ट्रूथ
अपने साथ लेके, अपना जो सच है वही लेके आपको जाना है। तो ये बेसिक चीज़ है। अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है उसमें मुझे ध्यान में आया है कि स्टूडेंट्स को सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल में तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, उसके लिए बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे लोग अवेलेबल है आपको गाइड करने के लिए। लेकिन जो प्रोफेशनल, जो जॉब हासिल करने की जो जर्नी होती है इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, वहाँ पे थोड़ी गैप है, और उसी गैप को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं थ्रू दिस सीरीज, जिसका नाम है डेली एसए सीरीज, ऑडिट लाइक अ प्रो। तो हम यहाँ पर कंप्लीट ऑडिटिंग स्किल्स को डेवलप करने वाले हैं, जो आपके लिए वैल्यूएबल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपने ज़िंदगी का ख्याल रखो। चलो बाय बाय।